हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ हमारा सूरज मई 1967 में लगभग एक न्यूक्लियर जंग का कारण बन चुका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये घटना बिल्कुल सच्ची है। धरती पर प्राकृतिक रोशनी का स्रोत यानी हमारा सूरज एक न्यूक्लियर जंग करा बैठा था, लगभग करा बैठा था। वो तो सही समय पर वैज्ञानिकों को सूरज के ऊपर शक हो गया, नहीं तो एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर हो चुकी थी। आइए बताता हूँ पूरी घटना। 23 मई 1967 का समय यानी कोल्ड वॉर का टाइम। अमेरिका और रशिया की दोस्ती अपने चरम पर चल रही थी। दोनों देश न्यूक्लियर मिसाइल बनाकर बैठे थे और वेट कर रहे थे कि पहले वार कौन करेगा। अब अचानक से अमेरिका में हाय हल्ला मच जाता है। पेंटागन में बैठे अमेरिका के अर्नेल जर्नैल कर्नेल सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेडार्स, हर एक चीज जो कि दुश्मन देश से आती हुई मिसाइल के बारे में वार्निंग दे सके वो बंद हो गई थी। अमेरिका ने अपने बॉम्बर विमान बम गोले बारूद भर के आसमान में उड़ा दिए, ये सोचकर उड़ा दिए कि उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया है और दुश्मन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने उनके सारे डिफेंस लगभग नष्ट कर दिए हैं। तभी नासा के वैज्ञानिकों ने पेंटागन में फोन करके बताया, भैया थम जाओ, रुक जाओ, बम मिसाइल गिराने की जल्दबाजी मत करना। हमें लगता है कि हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को सोवियत वालों ने नहीं बल्कि सन वालों ने जाम किया है। बोले तो सूरज ने, इसलिए पहले अपने को एक बार सारी चीजें जांच परख लेने दो, उसके बाद बम तो तुम कभी भी फोड़ सकते हो। और जांच में ये बात सामने आई कि सन स्टॉर्म की वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देश जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाकर बैठे थे, यही सेम परेशानी फेस कर रहे थे। यानी कि सबके तामझाम का हो चुका था काम तमाम। लेकिन सवाल आता है ये, आखिर ये सब हुआ क्यों और हुआ कैसे? तो भैया इसके पीछे का कारण था सूरज की सतह पर उठने वाला सौर तूफान, और यही है इस वीडियो का मेन टॉपिक। सौर तूफान कैसे उठते हैं, हमारी धरती पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ ही क्यों रहा है? इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौर तूफान कब आया, उसने क्या किया, और अगर आज के समय में ऐसा सौर तूफान आ जाए तो क्या होगा? क्यों ऐसा कहा जाता है कि सौर तूफान हमारे सैटेलाइट से लेके धरती पर मौजूद हर एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब करने की ताकत रखता है? चलो पता करते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। तो अब आता है सबसे पहला सवाल, क्या है सोलर स्टॉर्म और कैसे पैदा होता है ये? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर सूरज की सतह पर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो भैया अपना सूरज बना है 92.1% हाइड्रोजन और 7.9% हीलियम। हालांकि सूरज के अंदर और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन मेन खिलाड़ी यही दो ही हैं, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब देखो, पूरी दुनिया कहती है कि सूरज आग का गोला है, लेकिन ये आग बिना ऑक्सीजन के कैसे भड़की हुई है? इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब देखो, सूरज के अंदर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसे होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक ऐसी फोर्स की जो हाइड्रोजन का टेंटुआ पकड़कर एक दूसरे में देकर मार दे और अलग ना होने दे। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, 5वीं छठी क्लास में ये सिखा दिया जाता है कि बिना रिएक्शन के ऊर्जा नहीं मिलती, और ये बात 16 आने सही है। लेकिन सवाल आता है ये कि वो कौन सी रिएक्शन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, फ्यूजन यानी कि एक से ज्यादा चीजों का आपस में मिलकर एक हो जाना। अब क्योंकि सूरज के अंदर 92% हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है यही हाइड्रोजन एक दूसरे में फ्यूज होगी। तो फ्यूज होके क्या बनाएगी? हीलियम बनाएगी भाई साहब। तो अगर हीलियम बनाएगी तो उससे क्या होगा? देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा फ्यूजन उत्पन्न करता है, और अब आता है सवाल कैसे करता है? तो देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था E=mc²। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मास को ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन होगा यानी जुड़ेगा, तो वो हीलियम का निर्माण करेगा, और ऐसा करने के दौरान जो नया हीलियम बना है उसका मास अगर दो जुड़ने वाले हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया जाए तो वो पहले से कम होगा। तो आखिर ये मास गया कहाँ? तो जी यही है वो मास जो ऊर्जा में बदल गया। लेकिन हाइड्रोजन इतनी शराफत क्यों दिखा रहा है जो बिना मतलब जुड़े जा रहा है? क्योंकि प्रकृति का नियम तो ये कहता है कि बिना किसी एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होती। तो सूरज के अंदर हाइड्रोजन इतनी शराफत क्यों दिखा रहा है? या हाइड्रोजन के ऊपर किसी चीज का डंडा है? हाँ जी बिल्कुल है। देखो भैया, ग्रेविटी वो फोर्स है जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जुड़ने पर मजबूर कर रही है। अब देखो, धरती पे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एवरेज ग्रेविटी मानते हैं, कहीं कहीं 10 भी ले लेते हैं, लेकिन यही ग्रेविटी सूरज की सतह पर 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि इतनी ताकतवर है कि हाइड्रोजन के एटम को हाइड्रोजन के साथ फ्यूज कर सके। इस ग्रेविटी से पैदा होने वाला प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 अरब गुना ज्यादा ताकतवर है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का कारण है, जो कि न्यूक्लियर फिशन से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखो, ये है कारण सूरज के अंदर चलने वाली भट्टी का। अब भैया, क्योंकि इस रिएक्शन की वजह से दबादब ऊर्जा पैदा हो रही है, तो इस ऊर्जा के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। मतलब ज्यादातर तो अच्छे इफेक्ट हैं, पर कुछ खराब
भी हैं, यानी कि अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकलेंगे इससे। कौन कौन से निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, कब निकलेंगे, आइए जानते हैं। अब देखो कहानी में एंट्री होती है प्लाज्मा की। अब ये प्लाज्मा क्या है? तो यही तो है चार्ज पार्टिकल। हाँ जी, एक मिनट, ये सूरज की सतह पे प्लाज्मा कर क्या रहा है, आया कहाँ से? देखो जी, जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड में चेंज होता है, जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैस में चेंज होता है, और जब आप गैस को हीट करते हो तो वो प्लाज्मा में चेंज होती है। अब सूरज बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन है गैस, और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जबरदस्त हीट पैदा हो रही है। तो ये हीट सूरज के अंदर मौजूद हर एक चीज को गर्म करेगी, बोले तो गैस को गर्म करेगी, और जब गैस गर्म होगी तो वो प्लाज्मा में बदल जाएगी। अब ये जो प्लाज्मा है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या सारे निकम्मे एक साथ भी हो सकते हैं। अब देखो चार्ज पार्टिकल का जुगाड़ हो गया है, और चार्ज पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये चार्ज पार्टिकल चलने लगे यानी कि हिलने डुलने लगे तो ये बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी नई इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये चक्कर यूं ही चलता रहेगा। अब सूरज की सतह पर जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकराती हैं तो उनकी एनर्जी सोलर फ्लेयर के रूप में बाहर आती है। एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण है जब सूरज के अंदर से यानी कि पेट में से एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आती है यानी सतह की तरफ आती है, तो जो सतह पर फील्ड मौजूद है उसके साथ हाथापाई में ये जबरदस्त एनर्जी का डिस्चार्ज बाहर फेंक देती है। नहीं, फेंक देता है, सूरज का जेंडर ही बदल दिया मैंने, नहीं ये गलती थी, एनर्जी बाहर फेंकता है। अब सूरज के द्वारा किए जा रहे इन्हीं तुक्के फजीतों को हम सोलर फ्लेयर यानी कि सूरज की सतह पर आने वाले चार्ज पार्टिकल के तूफान के रूप में जानते हैं, जो जब धरती की तरफ आते हैं तो बड़ी तबाही लाते हैं। तो अब आता है सवाल, आखिर ये सोलर फ्लेयर कब आते हैं? क्या हमेशा आते हैं? तो देखो भैया सीधा सा जवाब है, ये हमेशा आते हैं, लेकिन 11 साल का चक्र एक ऐसा समय है जब सोलर फ्लेयर कुछ ज्यादा ही आते हैं, जिसे हम सोलर साइकिल के नाम से जानते हैं। अब देखो इस 11 साल की साइकिल में एक हिस्सा वो है जब सूरज की सतह पर बहुत सारे सोलर तूफान आते हैं, और एक हिस्सा वो है जब ये तूफान कम हो जाते हैं। तो समय के जिस हिस्से में सोलर तूफान बहुत ज्यादा आते हैं उसे कहते हैं सोलर मैक्सिमम, और जिसमें बहुत कम आते हैं उसे कहा जाता है सोलर मिनिमम। लेकिन ये सब 11 साल में क्यों होता है? क्योंकि 11 साल वो समय है जो सूरज अपने पोल को स्विच करने में लेता है। मतलब नॉर्थ बन जाएगा साउथ और साउथ बन जाएगा नॉर्थ। आसान भाषा में बोले तो सन के पोल पलट जाएंगे और हमें सूरज पर काले काले खूब सारे धब्बे नजर आएंगे। अब देखो ये है सन स्पॉट, मतलब सूरज की सतह में वो जगह जहाँ बाकी सतह के मुकाबले कम तापमान है। बोले तो आप इन्हें गड्ढे भी कह सकते हो, और इन्हीं गड्ढों के अंदर से जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है। अब ये गड्ढे कितने बड़े होंगे? एक ग्रह के जितने भी हो सकते हैं, या उससे छोटे भी हो सकते हैं, या उससे भी बड़े हो सकते हैं। आप कुल मिला के ये मान लो कि ये जो सन स्पॉट है, सूरज के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एक्टिविटी इसी जगह पर होती है। और जब ये मैग्नेटिक एक्टिविटी सूरज की सतह पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इंटरेक्ट करती है यानी कि हाथापाई करती है, तब होता है कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब चार्ज पार्टिकल की बरसात, जो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में वो सूरज के द्वारा छोड़ी गई है। यानी अगर हमारे ग्रह की तरफ नहीं छोड़ी गई है तो खाओ पियो मौज करो, पैर पे पैर रखो, टीवी देखो, और अगर हमारे ग्रह की दिशा में छोड़ी गई है तो भी खाओ पियो मौज करो। आखिर हम कर क्या सके? कुछ भी नहीं, पर टीवी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि आजकल टीवी चलते हैं इंटरनेट से या फिर सैटेलाइट से, जिसको पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत सोलर फ्लेयर रखता है। पर कैसे? हाँ जी जरूर बताऊंगा, पर अभी थोड़ी सी जानकारी रह रही है सोलर फ्लेयर के बारे में, तो उसे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ये भी बताऊंगा। अब ये जो मैंने बताया कि सन के पोल स्विच हो जाते हैं, 11 साल में स्विच हो जाते हैं, तो ये 11 साल में ही स्विच क्यों हो रहे हैं? तो भैया इसका कारण अपने को आज की तारीख तक नहीं पता, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज बनाई हैं। एक बताया था उनमें से। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि धरती, जुपिटर, वीनस और सन, ये चारों 11 साल के अंदर एक लाइन में आ जाते हैं, और इन तीनों का कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट सूरज के मैग्नेटिक पोल्स को स्विच कर देता है। लेकिन अपने दिमाग में आया डाउट, और डाउट था ये कि वीनस के पास तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अब क्योंकि वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये थ्योरी मेरे हिसाब से तो गलत है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ उस इंसान को जिसने ये थ्योरी दी, वैसे उसे भी पता होगा कि वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर मैंने गुगली बाबा का दरवाजा खटखटाया और पूछा ये क्या चल रहा है, ऐसी जानकारी क्यों दे रहे हो? तो बाबा ने बोला कि भैया वीनस के पास आज मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि थी नहीं। और ऐसा है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि वीनस के पास ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ज्यादा ना उछलो, चुपचाप जितना बताया जाए उतने में सब्र करो। और ये भाषण सुनने के बाद मुझे लगा ठीक है भाई, अभी जो पता है उसी से काम चला लेते हैं। तो जो भी चीजें गुगली बाबा ने मुझे बताई मैंने आपको भी बता दी। अब क्योंकि वीनस के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि खुद के द्वारा बनाई गई नहीं है, पर ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो आखिर ये ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? देखो भैया इसके पीछे भी सूरज ही है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सूरज के चार्ज पार्टिकल्स वीनस के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो मतलब बिल्कुल साफ है। मतलब सूरज से चार्ज पार्टिकल आएंगे, वीनस के एटमॉस्फेयर से टकराएंगे और टकराने के बाद उसे चार्ज कर देंगे। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर हो गया है चार्ज, तो ये बनाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड और इसी उधार की मैग्नेटिक फील्ड को लेकर वीनस बावला हुआ जा रहा है। इसी को कह रहे हैं हम ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड। वैसे वीनस के जो एटमॉस्फेयर का हाल आज के समय है उसके लिए सूरज ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इस ग्रह की लोकेशन सोलर फैमिली में सही जगह पर होती तो शायद इस ग्रह पर भी एलियन चुन्नू मुन्नू की फैमिली नजर आती। पर क्या करें, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे छड्डो यार, अपने को क्या, अपना ग्रह सही सलामत रहना चाहिए, बाकी सूरज को जिसके घर में आग लगानी है वो लगाए। अब ये बात सुन के ये मत सोच लेना कि कितना पत्थर दिल इंसान है ये। ना मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, ये ह्यूमन नेचर है। कहावत नहीं सुनी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं तो अपने बारे में बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ। अब कोई माने ना माने, सच्चाई तो यही है। अब जरा उस वैज्ञानिक के बारे में बात कर लेते हैं जिसने ये सोलर साइकिल बताई थी। वैसे 1826 में जिस एस्ट्रोनॉमर ने सोलर साइकिल के बारे में बताया था उसका नाम था हेनरिच शुएब। लेकिन इन्हें ये पता कैसे चला कि सूरज के पोल स्विच हो गए हैं, यानी पलट गए हैं? तो भैया देखो बात ऐसी है, ये टकटकी लगाए सूरज की तरफ बैठे थे, मतलब आंखों से नहीं देख रहे थे, मतलब देख तो आंखों से ही रहे थे। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, टेलीस्कोप नाम का जुगाड़ होता है ना, वो जो सीधा किसी के घर में ताक झांक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे ग्रहों पर। हाँ, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे थे ये। अब इन्होंने ये पाया कि जिस चीज के पीछे इन्होंने अपने जीवन के 11 साल ठूंस दिए हैं उसका नतीजा ये है कि सूरज पे मौजूद जो काले काले धब्बे हैं वो कभी तो नीचे थे, अब ऊपर हैं। तो ये ऊपर गए कैसे? अब या तो टहल टूल के ये ऊपर पहुंच गए, या फिर ये भी हो सकता है कि सूरज के पोल ही पलट गए हों। तो बस इसी को आधार मानकर ये थ्योरी दे दी गई कि सूरज के पोल 11 साल में पलट जाते हैं और जब ये घटना घटती है उस समय पर सूरज के ऊपर जबरदस्त कोरोना डिस्चार्ज होता है। हाँ जी, कोरोना, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, जरूर सुना होगा। 2020 से यही तो चल रहा है मार्केट में, बाकी चीजें आई और गई, ये बरकरार है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं इस वाले कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल सूरज के एटमॉस्फेयर की बाहरी परत को भी कोरोना कहा जाता है और जब ये बाहरी परत सौर तूफान बाहर की तरफ फेंकती है इसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। यही तो होते हैं चार्ज पार्टिकल। मतलब कोरोना सूरज से आए या धरती पर बन जाए, दोनों सूरतों में हमारा सत्यानाश तय है। अब देखो सूरज का महिमा मंडन यहाँ पर समाप्त होता है और अब शुरू होता है कहानी का दूसरा पार्ट, यानी कि सूरज ने जो तुक्के फजीते हवा में फेंके हैं, नहीं हवा में नहीं, स्पेस में, ये जब धरती की तरफ आते हैं तो ये तबाही क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं, अब ये जानेंगे। अब उदाहरण के लिए मान लो कि सूरज की सतह से दो चार्ज पार्टिकल की पार्टी धरती की तरफ आ रही है। एक है सीकड़ी पहलवान और दूसरा है गामा पहलवान। अब इस बात का मतलब ये निकला कि ये मान लेते हैं कि जब कमजोर चार्ज पार्टिकल यानी कम संख्या में धरती के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो क्या होता है, और जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब ताकतवर सोलर फ्लेयर टकराए, तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि सूरज की सतह से निकलने वाली दो पार्टी, आखिर इनके बीच में अंतर क्या है। तो देखो, एक तो है सोलर फ्लेयर जिसको धरती की सतह तक आने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है, या 8.5 मान लो, अरे मतलब बीच का एवरेज ले लो। और जो दूसरी है यानी कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि भारी भरकम पार्टी है, ये 1 से 5 दिन के बीच का समय लेती है। अब ये जो सोलर फ्लेयर है इसमें ज्यादातर एनर्जी या एक्सरे या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स होती हैं, जो टेंशन की बात तो है, लेकिन इतनी नहीं जिसकी चिंता में हम सूख के आधे हो जाएं। अब ये जो दूसरा वाला है यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन, भैया ये तो है चार्ज पार्टिकल का एक बहुत बड़ा गुब्बारा, बादल कह सकते हो, जो धरती की तरफ अगर बढ़ेगा तो हमारे जियोमैग्नेटिक एटमॉस्फेयर के साथ हैंकी पैंकी हरकतें करेगा और इसकी ये नोटी हरकतें धरती पर चलने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को फ्राई कर सकती है। हाँ, इतना ताकतवर हो सकता है ये। अब एक उदाहरण के लिए मान लो कि सूरज की सतह से एक ठीक ठाक सा सोलर फ्लेयर धरती की तरफ चार्ज पार्टिकल फेंक देता है। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और क्योंकि ये चल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब भैया देखो, बात ऐसी है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड धरती की मैग्नेटिक शील्ड से टकराती है, यानी अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है जियो मैग्नेटिक शील्ड, वो जब इन चार्ज पार्टिकल से टकराती है तो इन चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ और साउथ पोल पर खींच लेती है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि किसी चीज की मैग्नेटिक फील्ड उसके पोल पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल धरती के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ खिंच जाते हैं तो इस वजह से नॉर्थ और साउथ पोल के आसमान में यानी आकाश में ये हरे रंग की लाइट बनाते हैं, जिसे हम अरोरा कहते हैं। तो ये तो हो गया एंजॉयबल मोमेंट। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की। मान लेते हैं सूरज की सतह पर भयंकर सोलर फ्लेयर आया जिसने जबरदस्त कोरोनल मास इजेक्शन धरती की तरफ भेज दिया। तो देखो, इनमें से जितने चार्ज पार्टिकल को धरती की मैग्नेटिक शील्ड संभाल पाएगी संभाल लेगी, लेकिन सबको नहीं रोक पाएगी। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल ईएमपी की तरह काम करेंगे। ईएमपी का मतलब है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। तो अब ये हर उस चीज को जो कि बिजली से चलती है, चाहे वो सेल से चल रही हो, बैटरी से चल रही हो या डायरेक्ट पावर लाइन से चल रही हो, हर एक चीज को बिल्कुल तबाह करने की क्षमता रखती है। कैसे? देखिए, आप ये बात तो जानते ही हैं कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, यानी कि जब दो वायर आपस में मिल जाती हैं तो धूम धड़ाका होता है। या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि जब खंबे पर दो तार आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक तार में बहने वाला करंट दूसरे तार में बहने वाले करंट से टकराता है तो आग लगती है, लाइट फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। अब जरा ये सोचिए, आखिर ये करंट बनता कैसे है? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी हैंकी पैंकी हरकत करती है, छेड़खानी करती है, तो उस कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को हम कहते हैं करंट। तो भैया आप जरा सोचो, सूरज ने चार्ज पार्टिकल दे दिए, चार्ज पार्टिकल के पास है जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड और आपने पूरी धरती पर जगह जगह कंडक्टर बिछा रखे हैं। ये जो वायर हैं, यानी पावर लाइंस, ये कंडक्टर ही तो हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर पहले से ही करंट जो है फ्लो कर रहा है। अब देखो, अगर चार्ज पार्टिकल चलेंगे तो वो बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ से आ रही है, तो ये नई वाली मैग्नेटिक फील्ड इन तारों में एक करंट पैदा कर देगी, एक्स्ट्रा करंट, ओवर करंट। और मैंने आपको बता दिया है कि जब करंट करंट से टकराएगा तो बड़ा मजा आएगा। अरे मजा नहीं आएगा, मतलब सत्यानाश हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, इसमें कौन सी टेंशन है, जो चीजें बैटरी से चल रही हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो महाराज जरा मुझे ये बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या सूरज तार की मदद से भेज रहा है? नहीं, ये तो बिना किसी मीडियम के आ रही है। तो अब आपका सामान चाहे सेल पर चले, बैटरी पर चले या डायरेक्ट बिजली से चले, हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर अपने आप करंट पैदा हो जाएगा और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये पूरे सर्किट को फ्राई कर देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर सूरज की सतह से भयंकर सौर तूफान उठे तो धरती पर सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खतरे में आ जाएंगे। अब भैया अपने फोन हो जाएंगे बंद, यानी खराब, टीवी खराब, फ्रिज खराब, हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर पर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो भी खराब, बिजली पर चलने वाली ट्रेन रुक जाएंगी, उड़ते हुए हवाई जहाज के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाएंगे, सैटेलाइट खराब हो जाएंगी। मतलब दुनिया में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि बिजली से चल रही है वो खराब हो सकती है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा हुआ खाना वो ठंडा नहीं हो पाएगा, खराब हो जाएगा, चारों तरफ हाय हल्ला मच जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड को ले बैठा तो हो सकता है कि बिजली की सप्लाई कुछ दिन से लेकर 1-1.5 साल तक पूरी तरह से बंद हो जाए। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये वो चीज है जो कभी भी घट सकती है। अब बात कर लेते हैं उस घटना की जो अगर हमारे इतिहास में दोबारा घट गई तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। तो कौन सी है वो घटना? तो भैया इस घटना को दुनिया जानती है 1859 में घटे कैरिंगटन इवेंट के नाम से। अब ये जो घटना है इसमें ऐसा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था जिसने उस समय पर बिना बिजली के, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, बिना बिजली के टेलीग्राफ सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आजकल टेलीग्राफ तो ज्यादा इस्तेमाल होते नहीं है, मतलब शायद होते ही नहीं है, लेकिन एक जमाने में कम्युनिकेशन का यही एकमात्र साधन थे। मतलब चिट्ठी पत्तर के अलावा फटाफट कम्युनिकेशन इसी से होता था। अब इसके कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते थे, लेकिन जब ये घटना घटी तो टेलीग्राम की मशीन में स्पार्किंग होने लगी। तो जिस बैटरी की मदद से टेलीग्राम चल रहा था, ऑपरेटर ने वो बैटरी निकाल कर अलग रख दी और पहली बार दुनिया में बिना बिजली के टेलीग्राम काम कर रहा था। ये सच्ची घटना है। यानी जो सोलर स्टॉर्म आया था वो इतना जबरदस्त था जिसने नॉर्थ और साउथ पोल पर ऐसा अरोरा पैदा किया कि लोग रात में अरोरा की रोशनी में न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे थे। अब वो एक जमाना था जब बिजली कहीं कहीं पर अवेलेबल थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे ही नहीं इतने, मतलब बिल्कुल भी नहीं थे, बिजली के तार नहीं बिछे हुए थे, लोग लालटेन की रोशनी में रहते थे। तब ये इतनी तबाही मचाकर चला गया। अब अगर ये आज के जमाने में आ जाए जहां हमारे दिल के अंदर भी, मतलब दिल के अंदर या दिल के ऊपर, मुझे आइडिया नहीं है, मैं पेस मेकर की बात कर रहा हूँ। बायो वाले इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। किसी इंसान का दिल सही तरीके से फड़फड़ाता नहीं है, तो उसके फड़फड़ाने की जो टाइमिंग है उसको सही करने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। अब भैया चलता तो ये भी बिजली से है, तो अगर उस तरीके का जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया तो ये पेस मेकर को भी ले बैठेगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि सोलर स्टॉर्म कब आ सकता है। तो भैया इसकी पूरी संभावना है कि 2025 में ये घटना हो सकती है,
क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि सोलर साइकिल 11 साल की है, तो अब जो सोलर साइकिल चल रही है इसका जो पीक आएगा वो 2025 में आएगा, यानी सोलर एक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो मेरी जितनी भी वीडियो देखनी है ना, इसी साल में निपटा लेना। अगले साल में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहे ना रहे, क्या पता। कितनी मतलबी दुनिया है, अपना अपना फायदा सोचती है बस। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, समझा करो, हर चीज को सीरियस मत लिया करो। अब भैया जैसे सोसाइटी में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास, इस तरह से समाज को बांटा हुआ है, ठीक इसी तरह से सोलर स्टॉर्म को भी बांटा हुआ है। अब इनको हमने बांटा है A, B, C, M और X क्लास में, और ये लॉगरिथमिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं A को B क्लास से कंपेयर करूं तो B क्लास के सोलर स्टॉर्म की पावर A क्लास से लगभग 10 गुना ज्यादा होगी। अब जरा बात कर लेते हैं, क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? तो अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ना, लेकिन कुछ सावधानियां बरत सकते हैं जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे कि अब सैटेलाइट तो क्योंकि भारी भरकम सौदा है, मेरा मतलब कीमत से है, तो सैटेलाइट को हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल से कवर कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं, जो सोलर स्टॉर्म के प्रभाव को, सैटेलाइट पर होने वाले प्रभाव को काफी हद तक घटा देगा। दूसरा, जो एयरप्लेन उड़ते हैं उनको अगर हम लो लेवल पर फ्लाई करें तो भी कुछ हद तक सोलर स्टॉर्म से होने वाली गड़बड़ी को संभाला जा सकता है। तीसरी चीज, ग्रिड को पूरी तरह से शट डाउन कर दो। घर में जितने भी बिजली के सामान सॉकेट से कनेक्टेड हैं, सबको बाहर निकाल लो। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बैटरी निकाल कर अलग कर दो, अगर ऐसा करना संभव हो तो। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो आप कुछ भी कर लो। अगर कैरिंगटन इवेंट जैसा सोलर स्टॉर्म आज के समय आया तो ये सारी तैयारी बेकार है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जितना जल्दी हमें ये पता लग जाए कि सोलर स्टॉर्म आने वाला है, तगड़ा वाला, उतनी ही बेहतर तैयारी हम कर पाएंगे। पर क्या ये तैयारी काफी होगी, इसकी गारंटी नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं नासा वालों ने क्या किया है सोलर स्टॉर्म से हमें बचाने के लिए। तो देखो भैया, नासा है अमेरिका की एजेंसी, तो पहले अपने बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो पावर लाइंस हैं, इनको बचाने के लिए जुगाड़ बनाया है। क्या जुगाड़ बनाया है ये उन्होंने नहीं बताया, बस ये बताया कि हाँ कुछ कर रहे हैं। अब नासा ने सोलर मॉनिटरिंग डिवाइस भी लगा रखे हैं जो सूरज पर हो रही हरकतों को मॉनिटर करते हैं। नासा ने अमेरिका की सैटेलाइट को बचाने के लिए सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जुगाड़ भी बनाया है। क्या ये प्रोटेक्ट कर पाएगा? वेल, अगर तगड़ा स्टॉर्म आया तो नहीं। ये अपने इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले ऐसे ही बैठे हैं क्या? नहीं महाराज, आदित्य L1 का नाम तो सुना ही होगा, वो क्या कर रहा है वहाँ? आपको क्या लगता है क्या कर रहा है? सरकार हमें सारी चीजें सही सही नहीं बताती है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि वो वहाँ क्या कर रहा है। सारी चीजें खुल के मैं नहीं कह सकता। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।